माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 विकास, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। तो विकास क्या है? जिस स्तर पर अभी हम हैं उससे और आगे या उससे और बेहतर होना ही विकास कहलाता है। विकास कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक के लिए विकास अच्छी चीज़ हो और किसी दूसरे के लिए वही एक चीज़ बेकार हो। जैसे कि एक बांध है, डैम, वो शहरी इलाकों के लिए क्या होगा, जहाँ ऊंची बिल्डिंग्स है उन सब के लिए क्या अच्छा होगा, क्योंकि क्यों, बिजली की सुविधा बढ़ेगी और जल की। लेकिन बांध जहाँ बना होगा वहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा, तो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए विकास सेम चीज़ हो। जैसे कि किसी मज़दूर के लिए क्या है विकास, और अच्छे, प्रतिदिन जो उतना काम करता है उतने ही घंटे उसके और अच्छे रुपए मिले। किसी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए क्या है कि उसकी सैलरी और बढ़ जाए। किसी स्टूडेंट के लिए क्या है, उसका होमवर्क कम हो जाए। तो सबके लिए विकास अलग अलग चीज़ होती है। अब विकास भी दो तरीके का होती है। ये कोई ये नहीं है कि विकास दो तरीके के होते हैं, लेकिन ये पढ़ने के अकॉर्डिंग ईजी करने के लिए। एक तो मटेरियलिस्टिक, जिसमें रुपए आएंगे, कार, घर, और एक में आएगी आज़ादी, समानता, इज्जत। जैसे कि बहुत सारे लोगों को रुपए है, कार है, घर है, लेकिन उनकी आज़ादी देश की आज़ादी नहीं, उनकी आज़ादी। जैसे कि जो सेलिब्रिटी हैं वो अपने मन से विदाउट सिक्योरिटी कहीं भी घूम नहीं सकते हैं ऐसे रोड पे, तो उनके लिए आज़ादी। समानता, जेंडर वाइज समानता। किसी पॉलिटिशियन को रुपए, घर बहुत सारे हैं, कार बहुत सारी है, लेकिन इज्जत बहुत सारी जगह पे होती है। किसी पॉलिटिशियन को इज्जत नहीं मिलती है बिकॉज उसके काम शायद ना अच्छे हों। तो इस अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें विकास पे डिपेंड करती हैं। अब हम यूएसए को सुनते हैं कि वो एक विकसित देश है, जबकि भारत क्या हम सुनते हैं, विकासशील देश है। तो ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज इसकी जो है प्रति कैपिटा आय जो है वो इसकी अधिक है और इसकी कम है। बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन कम है। तो विकसित देश कौन होते हैं? जिनकी आय ज़्यादा होती है, और विकासशील जिनकी आय धीरे धीरे बढ़ रही हो, और गरीब देश जिनकी आय बहुत कम हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं देश की आय कैसे निकालते हैं। देश की आय, तो लोगों की कुल आय ही देश की आय होती है। लेकिन हम हर चीज़ को औसत में निकालते हैं, तो औसत देश की आय क्या होगी? औसत देश की आय लोगों की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। जैसे कि इंडिया में है, औसत देश की आय निकालना हो तो पहले पूरे लोगों की कुल आय, अब हर व्यक्ति की कैसे निकालेंगे? प्रति व्यक्ति आय एक देश में, वो भी प्रति वर्ष, इसको बोलते हैं लोगों की कुल आय। क्योंकि प्रति वर्ष हमें निकालेंगे, पर मंथ की बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, और एक देश में तभी तो वो देश की कुल आय निकलेगी। इसलिए प्रति व्यक्ति आय एक देश में प्रति वर्ष, और कुल जनसंख्या कर देंगे तो आ जाएगा हमारा औसत देश की आय। अब जो अमीर देश होते हैं उनकी कितनी होती है? तो 12,736 होती है अमीर देशों की, इससे ज़्यादा। और अगर किसी देश की औसत आय डॉलर में 1045 के नीचे हो तो वो गरीब देश माना जाएगा। अब इंडिया का कितना होगा? तो इंडिया का है, ये सब डॉलर में लिया जाता है, तो $1570। ये 2013 की कैलकुलेशन है, बिकॉज़ अभी हमारी एनसीईआरटी में नया नहीं आया है,
तो 2013 का। लगभग 90% अमीर देश जो होते हैं उनको ही हम बोलते हैं विकसित देश। तो क्या किसी देश का जो विकास है वो केवल आय पर डिपेंड करेगा? तो नहीं। उस किसी देश का विकास तब होता है जब प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ उस देश में आज़ादी हो, स्वास्थ्य अच्छे हों लोगों के, शिक्षा दर अच्छी हो, तब ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके और तब किसी देश को विकसित देश बोला जाता है। इसीलिए केवल 90% देश विकसित में आते हैं, अमीर देश, जबकि 10% ऐसे भी हैं जो अमीर होने के बावजूद बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हैं, वो अभी विकासशील देशों में हैं। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में ये सारी चीज़ें भी नॉर्मल है, सामान्य है, और आय भी सामान्य है, ना बहुत ज़्यादा आय है अमीर देशों की तरह, ना गरीब देशों की तरह आय है, तो बीच का। तो इसलिए अभी वो विकासशील है और धीरे धीरे विकास हो सकता है, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि विकसित देशों में इंडिया का भी नाम हो। तो अब हम लोग, अभी हमने थोड़ा विदेश का समझ लिया, अब हम थोड़ा इंडिया के कुछ राज्यों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय पहले क्या है, तो प्रति वर्ष किसी देश में एक व्यक्ति की आय जो है वो क्या कहलाएगी? प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ की है 1,17,091। केरल की कितनी है? ये रुपयों में है, वरना अगर डॉलर में होती तो इंडिया सबसे ज़्यादा अमीर देशों में आ जाता। 1,03,820। जबकि बिहार की कितनी है? तो सबसे कम 31,199। अब सेकेंड चीज़ IMR। IMR क्या होता है? तो शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से मतलब है किसी एक वर्ष में 1,000 बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में ही जिनकी डेथ हो जाती है, जो बच्चे 1 ईयर भी अपना कंप्लीट नहीं कर पाते, उन्हें रखा जाता है शिशु मृत्यु दर में। तो महाराष्ट्र की है 24, जबकि केरल की है 12 और बिहार की है 42, सबसे ज़्यादा। बिहार में अगर हम यहाँ तक अभी कैलकुलेट करें, गरीबी भी ज़्यादा है सब इन दोनों से, ये शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है। अब जो है वो साक्षरता दर, तो साक्षरता दर यानी कि 7 ईयर से ऊपर, 7 वर्ष से बड़े बच्चे या बिल्कुल 60 तक या उससे आगे तक के लोगों में से कैलकुलेट किया जाता है कितने पढ़े लिखे हैं। यानी कि 7 ईयर से अगर पहले किसी ने पढ़ाई छोड़ी है तो वो साक्षरता दर में कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से 7 ईयर्स तक अगर किसी ने पढ़ाई की है तो वो साक्षरता दर में आएगा। तो महाराष्ट्र की है 82%, जबकि केरल की 94% और बिहार की है 62%। बिहार में साक्षरता कम है, इसीलिए ये सारी चीज़ें, बिकॉज जहाँ के लोग, साक्षरता जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता भी ज़्यादा होगी। तो जागरूकता ज़्यादा होती है तो नॉर्मल सी बात है, और सारी चीज़ जैसे कि आय भी ठीक है केरल की, इससे कम है बट नॉर्मल ठीक है। शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 है, जबकि महाराष्ट्र की आय ज़्यादा है लेकिन क्या है, शिशु मृत्यु दर भी ज़्यादा है। अब निवल उपस्थिति दर, निवल उपस्थिति दर में 14 वर्ष से अधिक जो बच्चे होते हैं वो अगर स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज, तो उन्हें कैलकुलेट किया जाता है सिविल उपस्थिति दर। तो वो महाराष्ट्र की कितनी है? तो 64%, केरल की 78% और बिहार की है 35%। तो इससे यहाँ पे साक्षरता दर
7 वर्ष तक थी, अब 7 के बाद 7 से 14 तक तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद 14 से बड़े होने पर लगभग 64% ही बच रहे हैं 82% में से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 94% थे 7 ईयर्स तक, और 14 वर्ष के बाद भी 78% बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे पहले ही 62 था, जबकि यहाँ पे 14 वर्ष के बाद 78 है और यहाँ पे 7 ईयर्स के बाद। तो इससे मतलब हमें पता चलता है कि बिहार अभी भी बहुत पीछे है नॉर्मल महाराष्ट्र और केरल के अकॉर्डिंग। केरल में लोगों की आय कम है, लेकिन और सारी चीज़ें जैसे कि साक्षरता दर बहुत अधिक है, शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा लोग साक्षर होंगे तो ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्योंकि महाराष्ट्र हम जानते हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम मुंबई जितना ज़्यादा उतना केरल बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा केरल पीछे हो जाता है आय में। अब एक क्वेश्चन आता है कि केरल में प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी शिशु मृत्यु दर कम क्यों है, यानी कि ये कम है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होनी चाहिए थी महाराष्ट्र की, लेकिन कम क्यों है? तो क्योंकि वहाँ पर अच्छे अस्पताल, अच्छे क्लिनिक, अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसका क्या मतलब होता है PDS का? यानी कि जो सस्ते रेट पे जो राशन उपलब्ध कराया जाता है लोगों को, जो ग्रोसरी की चीज़ें बांटी जाती हैं, वो अच्छी प्रणाली द्वारा वहाँ पे सब में बांटी जा रही है, इसलिए वहाँ पे खाने का लेवल भी अच्छा है। जब खाने का लेवल अच्छा होगा तो मृत्यु दर नॉर्मल भी कम हो जाएगी, और स्वस्थ हैं लोग इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। वहाँ पे क्या है, साक्षरता दर है ज़्यादा, तो यानी कि विद्यालय और कॉलेज भी ज़्यादा है, तो इस वजह से भी वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो अब हम लोगों को लगभग हमने ख़त्म कर लिया है टॉपिक, अब बहुत कम चीज़ें बची हैं, तो अब हम लोग वो देख लेते हैं। लास्ट हमारा आता है, वो आता है शरीर व्यापक सूचकांक। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BMI। ये क्या है, जिसका एक फॉर्मूला होता है भार बटे लंबाई स्क्वायर। भार किस में होगा, केजी में होगा, लंबाई मीटर में होगी। अब BMI 18.5 से कम है तो कुपोषित माना जाएगा बच्चा या फिर कोई भी बड़ा, और 25 से ज़्यादा है BMI तो हम मान सकते हैं उसने सब कुछ लूट के, और मतलब ओवरवेटेड इंसान, बहुत ज़्यादा। और इसमें बीच का जो होगा 18.5 से 25 के बीच का जो होगा वो सामान्य में आएंगे लोग। अब HDI क्या होता है, इन सब पे बहुत क्वेश्चन आता है। BMI क्या है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। HDI मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्या है, तो किसी देश की इससे रैंक निकाली जाती है बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, जैसे कि साक्षरता दर कैलकुलेट किया जाता है, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य। अब जीवन प्रत्याशा क्या है, तो जीवन प्रत्याशा इसको अगर हम अलग अलग करें तो जीवन प्रति आशा, यानी किसी भी देश में लोगों की जो औसत आयु होती है, जैसे कि इंडिया में जो है वो है 68 ईयर्स। 68 ईयर्स नॉर्मल माना जाता है कि एक व्यक्ति जीवित रहेगा। बहुत लोग इससे ज़्यादा भी, बहुत सारे लोग इससे कम भी जीते। तो इसका मतलब है कि हमने 25% सबने स्टूडेंट्स ने 10th के कंप्लीट कर ली अपनी एज। अब जीवन प्रत्याशा तो ठीक है, लेकिन अब जो मानव विकास सूचकांक है उसमें इंडिया की रैंक भी तो पता होनी चाहिए, हम इंडियन हैं तो 130वीं रैंक है 188 देशों में। और जबकि श्रीलंका हम जानते हैं छोटा देश है, लेकिन श्रीलंका की कितनी है तो 73, यानी कि हमसे अच्छी
हमसे अच्छा वो क्यों है श्रीलंका, क्योंकि वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा दर वहाँ की अच्छी थी। हमसे अच्छा श्रीलंका जा रहा था अभी तक, बिकॉज अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी हैं श्रीलंका में, तो अब पीछे हो सकता है श्रीलंका, चांसेस हैं, लेकिन नॉर्मल अभी तक इंडिया से वो आगे था मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में। ये एक लिस्ट होती है। अब लास्ट जो हमारा आता है वो है सतत पोषणीय विकास। ये मैंने ज्योग्राफी में पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, मैं फिर से शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है सतत पोषणीय। ऐसा विकास जिसमें हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को ध्यान में रखकर अपना विकास करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो फिर से दोबारा नहीं बन सकते इतनी जल्दी, जैसे कि पेट्रोलियम जो भी है, तब भी हम उसका बहुत यूज़ करे जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये ख़त्म हो सकता है। तो पेट्रोल या कोई भी चीज़ जैसे कि कोयला है, तो इन सब चीज़ों का ऐसे हम देख के यूज़ करें कि ये हम अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी गिफ्ट में दे पाएँ। तो इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो यहाँ पे हमने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर देना और अपने और सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।